बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो का मकसद पब्लिक सर्विस मैसेज भी है और बहुत सारे सोशल मीडिया पे कोर्ट्स में, अदालतों में बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये फरमाइश की कि मैं असेंबली के कवानीन या आम रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं लोगों के, उसके ऊपर बाय लॉ और लीगली कुछ हुर्फ़े आम में या एक आम ज़बान में लोगों को समझाने की कोशिश करूं ताकि लोग मुतबक्को जो धोखाधड़ी है, जो जालसाजी है, उससे महफूज रहें। आज का जो टॉपिक है वो है कि आप प्रॉपर्टी कैसे परचेज़ करें। बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन ख़ास तौर पे सिंध में और शहरी सिंध में, क्योंकि कराची, हैदराबाद, सक्कर की प्रॉपर्टीज़ बड़ी प्राइम है, तो यहाँ पर कुछ धोखे ज़्यादा हैं और जितने ज़्यादा सादा लोग मौजूद हैं उतने फ़नकार भी मौजूद हैं। ये एक सबसे मुश्किल तरीन काम होता है, लेकिन सबसे आसान तरीन धोखा इसी जगह आपको मिलता है, क्योंकि आप ज़िंदगी की जमा पूंजी पूरी अपनी जमा करके किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आप सोचते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर कराची में, कि देखिए यहाँ कई तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ KDA की प्रॉपर्टीज़ हैं, KMC की प्रॉपर्टीज़ हैं, फेडरल टेरिटरीज़ हैं जिसमें फ्लैट्स हैं, जमशेद टाउन है, FC एरियाज़ हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर कराची में DHA है, कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, फिर इसी तरह सोसाइटीज़ हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की प्रॉपर्टीज़ हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें शॉप्स भी हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, और फिर बिल्डर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स में बुकिंग पे प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेल करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि पहला स्टेप क्या होगा, आप कैसे प्रॉपर्टी ख़रीदें। उसमें पहला स्टेप ये होता है कि आपको किसी प्रॉपर्टी का पता चले, आप फौरी तौर पर उस साइट का विज़िट करें। लाजमी लोग आपसे कहें जी यहाँ पे फ़लानी जगह ये 40 मिनट दूर है, ये 20 मिनट दूर है, नहीं, आप कहें मुझे एक जगह पे ले जा के खड़ा करो कि जो प्लॉट में ख़रीदना चाहता हूँ, जो मकान में ख़रीदना चाहता हूँ, जो फ्लैट लेना चाहता हूँ, मुझे वो ले जाकर दिखाया जाए। बहुत सारे स्टेट एजेंट अच्छे हैं जो आपको इस मामले में गाइड करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे बनाए नाम हैं जो कि प्रोफेशनल स्टेट एजेंट नहीं हैं, जो कि बस हालात की वजह से अपने तय स्टेट एजेंट बने हुए हैं। तो वो आपको इस सिलसिले में बड़ा आपको हेजिटेट करेंगे। तो पहला काम है आप प्रॉपर्टी को विज़िट करें, एजेंट के साथ जाएं, मालिक के साथ जाएं, फिर अलग से भी जाएं। प्रॉपर्टी की रेपुटेशन को चेक करें, क्या है इस प्रॉपर्टी या इस प्लॉट का, इर्द गिर्द से मालूमात करें, लोगों से मिलें, उस मकान की रेपुटेशन, उस फ्लैट की रेपुटेशन पता करें, पहले कौन लोग थे, पहली दफ़ा बिक रहा है, पिछली दफ़ा बिक रहा है, कोई झगड़ा तो नहीं है, कोई कोर्ट केस तो नहीं है। फिर उसके बाद आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो बराबर में लोग रह रहे हैं उनसे पूछें कि भाई ये विसिनिटी कैसी है, यहाँ पानी, बिजली, गैस की क्या सहूलियात हैं, क्योंकि आपको तो बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर ये प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की जाएगी, लेकिन रियलिटी में आपको जाकर लोगों से मालूमात करनी है, पता करनी है जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यार सी बात है, पूरी डील आप किसी तजर्बेकार शख्स के थ्रू करेंगे, जो कि मैं रेकमेंड करूँगा कि कोई बेहतरीन वकील हो जो आपको इस मामले में गाइड करे, जो आपका भरोसे का हो, या कोई काबिल भरोसा ऐसा तजर्बेकार आपके ख़ानदान में लोग, ऐसा कोई शख्स मौजूद हो जो इस मामले में जानता हो, या कोई काबिल एतबार स्टेट एजेंट हो। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं, जब आप जाते हैं, पसंद करते हैं, तो फिर आप उसका टोकन करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। टोकन आपका 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, टोकन की कोई लीगल शर्त नहीं है, लेकिन जब आप टोकन करते हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप उसी वक्त टोकन के साथ ही सेल एग्रीमेंट भी करें और टोकन की एक अलग रसीद लें। सेल एग्रीमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल एग्रीमेंट का कंटेंट। हमारे लोग जो है ना, वो ज़ाहिर है वहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टेनोस DC ऑफिस के बाहर सिविक सेंटर पे बैठे होते हैं, एक फॉर्मेट होता है, वही टाइप करके दे दिया जाता है, वही आप लोग ले लेते हैं। असल इम्पॉर्टेंट है उसमें बहुत से कवानीन को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब आप सेल एग्रीमेंट करें तो सेल एग्रीमेंट में ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं उसका D1 से ट्रांजेक्शन उसमें मेंशन होना चाहिए कि अगर वो अलॉट हुई थी, वो अलॉट के बाद लीज़ हुई या ट्रांसफ़र हुई, फिर सब लीज़ हुई, फिर सेल डीड हुई,
या रिलिंक्विश हुई या जो भी डीड हुई, आपको डे 1 से उसकी पूरी ट्रांजैक्शन पता होनी चाहिए कि मौजूदा मालिक के पास वो प्रॉपर्टी किस तरीके से पहुंची। फिर उसके बाद मौजूदा मालिक का पूरा पता होना चाहिए, उसमें NIC नंबर होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, मौजूदा एड्रेस होना चाहिए, जो कि आप खुद मालिक के घर जाके वेरीफाई भी करें। ये नहीं है कि मालिक जो है ना उसने फेडरल एरिया का एड्रेस डाला है, खुद वो डिफेंस में रहता है, या उसके साथ ही कार्ड पे यहाँ का एड्रेस है और आपको पता ही नहीं है मालिक कौन है। मालिक से तो मिलना शर्त है, मालिक से मिले बगैर आप कोई डील नहीं करेंगे। यानी पहली चीज़ आप विजिट करेंगे, दूसरी चीज़ आप मालिक से मिलेंगे, तीसरी चीज़ फिर आप सेल एग्रीमेंट करेंगे, जिसके कॉन्ट्रैक्ट में पहली चीज़ तमाम प्रॉपर्टी की डिटेल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप सेल एग्रीमेंट करने के लिए जाएंगे तो उससे कबल आप ओरिजिनल कागजात ज़रूर देख लीजिएगा। वही तो कागजात आप देखेंगे जो आप सेल एग्रीमेंट में लिखवाएंगे, उसकी पूरी ट्रांजेक्शन्स लिखवाएंगे। तो कागजात तमाम देखें कि वो अलॉटमेंट है, उसके चालान पे हुए हैं, उसको पोजीशन मिला है, साइट प्लान है, कंप्लीशन प्लान है, बिल्डर फाइल है तो बिल्डर फाइल देखें, सोसाइटी है तो सोसाइटी की अपनी ऑथेंटिसिटी देखें, सोसाइटी के नाम पे ये प्लॉट्स हैं, प्रॉपर्टी है, सोसाइटी के पास ये इजाज़त भी है कि वो बेच सकती है नहीं बेच सकती है, सोसाइटी किस कानून के तहत रजिस्टर्ड हुई है, ये सब कुछ आपको देखना होगा। फिर उसके बाद जो असल चीज़ है वो ये कि आपको ये ज़रूर उस सेल एग्रीमेंट में लिखना है कि भाई ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है। अब लोग यहाँ पे भूल जाते हैं, भाई वेरिफिकेशन तो ज़रूरी है ना, आपने टोकन कर दिया, सेल एग्रीमेंट साइन कर लिया, अब आप उसमें वेरिफिकेशन की क्लॉज ज़रूर करें। वो KDA से वेरिफिकेशन हो, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से वेरिफिकेशन हो, वो बिल्डर वेरिफिकेशन हो, वो सोसाइटी वेरिफिकेशन हो, वो वेरिफिकेशन आपका राइट है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं और जी ट्रस्ट का गेम है, मैं 25 साल से यहाँ रहता हूँ, मैंने 30 साल से जानता हूँ, लोग अपने 2 पैसे के लिए आपका पूरा बकरा जो है ना वो हलाल करने के लिए ताख़ीर नहीं करते। वेरिफिकेशन ज़रूरी है। वैसे तो ये गवर्नमेंट का काम है और KDA में और KMC में वैसा एक प्रोसेस डेवलप हो रहा है, लेकिन आप ओनर के साथ जाएं, DC ऑफिस से आपको सर्टिफिकेट मिलता है प्रॉपर्टी का, अगर वो सेल डीड या सब लीड या टाइटल उसके नाम है तो मिलता है, वरना आप KDA जाएँ, KMC जाएँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाएँ, कहें मुझे वेरीफाई कराएं वह प्रॉपर्टी, मालिक खुद चल के कराए या थ्रू अपने अटर्नी कराए, बगैर वेरीफाई के कुछ नहीं होता। लोग आके कहते हैं वो जी मैंने ओरिजिनल फाइल देखी हुई, रिकॉर्ड रूम में रखी हुई। आपको पैसे खर्च करने पड़े, आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़े, 2000 रुपये वैसे देने पड़े, आप वेरीफाई करवाएं, लिख कर वेरीफाई करवाएं कि मैं ये प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी मुझे इसे वेरीफाई करके दें कि ये डॉक्यूमेंट्स इसके ठीक हैं या नहीं है। डिपार्टमेंट बाउंड है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत डिपार्टमेंट बाउंड है कि आपको वो वेरीफाई करके दे। नहीं वेरीफाई करके दे आप किसी वकील का सहारा लें। फिर उसके बाद जब आपने ये पेमेंट कर दी है, और यकीन करें पेमेंट जब आप करें, चाहे वो टोकन करें, क्रॉस चेक करें, कोई कैश वैश नहीं। ये 5-10 हज़ार रुपये कैश ठीक होता है, टोकन हमेशा क्रॉस चेक मालिक के नाम करें। ना बेटे के नाम करने की ज़रूरत है, ना बीवी के नाम करने की ज़रूरत है, ना बेटी के नाम करने की ज़रूरत है, ना दोस्त के, ना स्टेट एजेंट के। भाई जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसका उस डॉक्यूमेंट पे नाम लिखा है, क्रॉस चेक उसके नाम जाएगा। फिर उसके बाद आपने जब ये सारा प्रोसेस कर लिया तो आप उसमें एक क्लॉज अपने सेल एग्रीमेंट में ये भी डालें कि कोई लीगल डिस्प्यूट होगा तो ओनर जिम्मेदार होगा, ओनर उसको कॉम्पनसेट करेगा, ओनर उसे बर्दाश्त करेगा। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप ख़रीद लेते हैं, बाद में पता चलता है उसमें इनहेरिटेंस का झगड़ा है, बाद में पता चलता है उसमें और पिछला सेल एग्रीमेंट किया हुआ है किसी और पार्टी से और वो पार्टी आके खड़ी हो गई है, या उस प्रॉपर्टी पे पहले से भी किसी से पैसे लिए हुए, या उस प्रॉपर्टी में पार्टनरशिप थी। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लीगल डिस्प्यूट की क्लॉज भी आपके सेल एग्रीमेंट का पार्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको फिर ये पता होना चाहिए कि आपको इसमें टैक्सेस पे करने हैं, आपको इसमें CVT पे करना है, आपको इसमें टाउन टैक्स पे करना है, आपको इसमें एडवांस टैक्स पे करना है, आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने हैं। ये सारे चार्जेस के आपको चालान और इसकी जो स्टैंपिंग वगैरह है वो आपके पास एविडेंस अलग आएंगे। जब सेल एग्रीमेंट आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ये मालूम होगा कि जब मैं प्रॉपर्टी अपने नाम सेल डीड कराऊंगा तो मुझे ये चार्जेस पे करने हैं, जब मैं अपने नाम सब लीज कराऊंगा तो मुझे ये चार्जेस पे करने हैं। वो आपको पहले से पता करने, क्योंकि वो चार्जेस अब ज़्यादा हैं। नॉर्मली होता ही है कि लोग इस चक्कर में सेल एग्रीमेंट के ऊपर अपना वायदा चला रहे होते हैं कि जी पैसे नहीं है। आपको वो पैसे पहले करने, आपने पैसे दे दिए, प्रॉपर्टी इमीडिएटली आपको अपने नाम करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद जब फाइनल आपकी प्रॉपर्टी आपने सारी वेरिफिकेशन कर ली तो फिर आपको अखबार में इश्तिहार देना है। सेल एग्रीमेंट के फ़ौरन बाद 14 दिन का आपने इश्तिहार दिया
2 बड़े अखबारात में इश्तिहार दें, चाहे इंग्लिश में दें, चाहे उर्दू में दें, चाहे सिंधी में दें, बड़े अखबारात में इश्तिहार दें। इश्तिहार आप खुद दें, उसमें मालिक का नाम होना चाहिए, ख़रीदार आपका नाम होना चाहिए, और अगर आप अपने किसी वकील के ज़रिए रख रहे हैं तो उसका एड्रेस दें, आप अपना एड्रेस दें, टेलीफोन नंबर्स दें, मालिक का भी दें, अपना भी दें। किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो उसमें फाइल करें। ये एक फॉर्मेलिटी है जो कि अखबार में इश्तिहार देना ज़रूरी है। जब आपने ये अखबार में इश्तिहार दे दिया, आपने फ़ाइल वेरीफाई की, आपका सेल एग्रीमेंट हो गया, फ़ाइनल पेमेंट आपको करनी है। उस वक्त जब आप रजिस्ट्रार के पास फ़ाइनल अपने नाम सब पावर, सेल डीड, कन्वेंस डीड या अपने नाम सब लीज कराने जा रहे हैं, और वो पे ऑर्डर आप मालिक को 2 दिन पहले उसकी कॉपी दे दीजिएगा कि भाई आप जाके वेरीफाई करवा लें। वो बैंक से वेरीफाई करे, उसके नाम पे ऑर्डर आप बनाएं, और फिर रजिस्ट्रार के सामने जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट हो तो आप या जो भी अथॉरिटी है जिसके सामने आपको ट्रांसफ़र हो रहा हो, आप वहाँ पर वो पेमेंट करें। और फाइनल पेमेंट भी आपको पे ऑर्डर के ज़रिए अपने ओनर के नाम करनी है और किसी के नाम नहीं करनी, और ना ही क्रॉस चेक देने की ज़रूरत है। पेमेंट है, आपको पे ऑर्डर करना है ताकि आपका इमीडिएटली ट्रांजैक्शन हो जाए। इसी तरीके से जब आपका सेल एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो एक चीज़ जो सेल एग्रीमेंट में हम भूल जाते हैं वो है विटनेस। हम लोग हमेशा विटनेस को बस वो एक साइन एस्टेट एजेंट ने किए, एक पड़ोस ने किए, एक साथ वाले ने किए, एक ड्राइवर ने किए, नहीं। विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। विटनेस का नाम होना चाहिए, विटनेस का NIC नंबर, विटनेस का एड्रेस और उसका वही सिग्नेचर जो उसने शनाख्ती कार्ड पे किया है, और उसके शनाख्ती कार्ड की भी अटेस्टेड कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। और विटनेस वो होता है जो आपके एतबार का हो। आप कम से कम 2 विटनेस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई हर सेल एग्रीमेंट के ऊपर 4 विटनेसेस होने चाहिए, चाहे 2 ओनर की तरफ से हों, 2 आपकी तरफ से हों, क्योंकि ये बाद में अदालत में विटनेस ना होने की वजह से सारे सेल एग्रीमेंट जो है ना वो कंसिडर नहीं किए जाते। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें जो एक आम जनरल रूल्स मैंने आपको बताए हैं, ये सीक्वेंस वाइज ये मेरे ख्याल है आपके काम आएंगी। और याद रखें, धोखा वहीं मिलता है जहाँ एतबार होता है। जहाँ एतबार नहीं तो वहाँ धोखा क्या। ये आपका पैसा है, इसमें परेशानी तो बहुत होगी जो तरीक़ेकार है उसको फॉलो करने में, लेकिन आपकी उम्र भर की जो कमाई है और उसको आप सही जगह पर जानते हुए, बूझते हुए, कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए खर्च करेंगे, जो आपके बच्चों की छत होगी, जो आपकी छत होगी, जो आपका समाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरा आपका हामी और नासिर हो, और इस वीडियो को सुनें, शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम।